हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एनडी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज इस वीडियो के द्वारा आधुनिक भारत राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम लोग आज गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी कौन थे? गांधी जी के पिता थे। वे कहाँ के दीवान थे, पूछा गया है। तो ये पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर सभी जगहों के क्या थे? दीवान थे। करमचंद गांधी राजकोट, पोरबंदर एवं बीकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता। इनका उपनाम कबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने पढ़ाई श्यामल दास कॉलेज, भावनगर, गुजरात में किया था। गांधी जी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत इन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में गांधी जी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला था। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। 1904 में डरबन में फीनिक्स फार्म की स्थापना की थी। फीनिक्स फार्म कहाँ है? तो फीनिक्स फार्म डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है। 1904 में गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। एम के गांधी समर्थक थे। तो एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी दार्शनिक अराजकतावादी के समर्थक थे। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स वगैरह गांधी जी को भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। अगला देखते हैं, छठवां। निम्न में से गांधी जी ने रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? यानी गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत। तो सत्य एवं अहिंसा सभी लोग जानते हैं। सत्य एवं अहिंसा उनके दो अस्त्र थे। गांधी जी सत्य एवं अहिंसा रामराज के दो सिद्धांत है। अगला सवाल है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्म विलीनीकरण। तो इसका जो है ये हो जाएगा सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे, सत्य एवं अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रह एक अनिवार्य कर्तव्य है कि अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करना। गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्ति के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में से मार्क्सवादी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो रहा है गांधी जी का। व्याख्या देख लेते हैं इसका। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में सर्वोदय की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं ऐसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। अगला सवाल है, 9वां। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो बहिष्कार, धरना, उपवास एवं हड़ताल।
सबसे लास्ट में जो उन्होंने स्थान दिया था हड़ताल को। गांधी जी की सत्याग्रही रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। अगला सवाल है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, गांधी सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रही का अस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही के विरोधियों के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो ये सही है कि उनका कहना था कि सत्याग्रही जो होता है वो विरोधियों के प्रति उसको जो है ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, ये भी सही है। सत्याग्रही का अस्त्र अहिंसा है, ये भी सही है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं होता है, बल्कि शत्रु के हृदय को बदल देना होता है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें पूछा ही है, कौन सा कथन सही नहीं है उनके सिद्धांत के अनुसार। व्याख्या में देखिए वही लिखा हुआ है, गांधी जी के सत्याग्रही सिद्धांत में सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। उन्होंने गरीबी को सबसे बड़ा अभिशाप माना था गांधी जी ने। दूसरा देखिए, गो हत्या, मानव हत्या, महिला एवं बच्चों का उत्पीड़न, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है अभिशाप माना था, सबसे बड़ा दोष गरीबी को माना था। गांधी जी ने कहा था, गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। अगला सवाल है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया था? तो उन्होंने आत्मनियंत्रण का तरीका अपनाया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो वे लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर्समारिट्सबर्ग स्टेशन से उतार दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें समान श्रेणी में स्थानांतरण कर दिया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। एम.के. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो गांधी जी ने सबसे पहले 1901 कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। तब वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास से नहीं लौटे थे, एक बार बीच में आ गए थे 1901 में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद में, साबरमती नदी के तट पर। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा के दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। पहले सत्याग्रह आश्रम था, बाद में जो हो गया साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना है? तो फिनिक्स फार्म। जब अफ्रीका में रह रहे थे गांधी जी तो उन्होंने 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थे। साबरमती आश्रम की स्थापना तो बाद में करते हैं। महात्मा गांधी ने डरबन में फिनिक्स में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी सन 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स फार्म द्वारा गांधी जी स्थापित प्रथम फार्म था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की।
उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल अधिकारियों सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा का कार्य भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? इंदिरा गांधी। व्याख्या देख लेते हैं। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बंटवारों में नहीं हो सकता। वह साध और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु मान लिया था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है, तो राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान एवं जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने का सक्रिय जो अधिकार देना, और इन्हीं विचारों को बाद में संविधान के जो है भाग 4 राज्य के नीति निषेध तत्व में अनुच्छेद 40 में रखा गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों को गठित करने का अधिकार दिया है गया। तो देखिए अगला सवाल। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? तो गांधी जी ने नैतिकता के बारे में कहा था कि नैतिकता होनी चाहिए। धर्म आचरण की शुद्धि बताया था। मानवतावाद को लेकर चले थे। सत्ता का लालच उन्होंने नहीं किया था। तो इनकी राजनीति प्रतिमान इस विशेषता नहीं है। तो यानी कि इसमें यही पूछा है कौन सी इसमें विशेषता नहीं है, तो ये सत्ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राजविहीन समाज स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए तो उनको कहा जाता है दार्शनिक अराजकतावादी, यानी कि वो राज्य के पक्ष में नहीं थे। इसके लिए उन्हें मार्क्सवाद की विचारधारा को अपनाया था। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को जो है भारत में गढ़ने वाले थे कौन? महात्मा गांधी। इसके पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया जा चुका था। उन्होंने सत्याग्रह शब्द को ग्रहण किया था। महात्मा गांधी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया था, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। हालांकि ये जो विचार इन्होंने अन्य से ग्रहण किया था गांधी जी ने, क्योंकि वो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से और टॉलस्टॉय से बहुत अधिक प्रभावित थे गांधी जी। उन्हीं सबसे उन्होंने कई विचार ग्रहण किए थे। 25वां सवाल देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी। बाद में विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू ने भी सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना तो असत्य और अहिंसा में उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह उनका भारत में पहला आंदोलन था। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह भी था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये है चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 में बिहार में नील के किसानों के विरुद्ध आंदोलन था। हालांकि जो सर्वव्यापी या देशव्यापी आंदोलन नहीं था। चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा है। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर किया।
वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसल के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया। यह तब है कि महात्मा गांधी द्वारा रावलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रावलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। तो सबसे पहला जो आंदोलन था उनका जो चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, और उसके पहले इन्होंने जो है खेड़ा सत्याग्रह भी आंदोलन किया था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? पहला कथन है, ऑप्शन है, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। निष्क्रिय विरोध हालांकि जो है अरविंद घोष के विचारों में था। एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा। इन्होंने इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की कभी इच्छा नहीं की थी, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान विभाजन का भी विरोध किया था। तो इस तरीके से ये बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। हिंदू द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए भी नहीं है। ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित, उन्होंने हिंसा को कभी प्रोत्साहित नहीं किया था, वो हिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ पर ये वाला सही हो रहा है ऑप्शन पे। चलिए देखते हैं। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया था। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक अस्त्र है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से। देखिए अगला सवाल है 28वां। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये गांधी जी का विचार था। ये महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभाव हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा जो बाजार समझता था। निर्मित वस्तुओं का बाजार, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्या, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, क्योंकि ब्रिटेन में जो सूती वस्त्र या अन्य सारी चीज़ें बनाई जाती थी उसको भारत में लाकर बेचा जाता था। भारत से कच्चे माल ब्रिटेन में ले जाया जाता था जहाज़ों में लादकर, और वहाँ से जो है कॉटन के कपड़े इत्यादि बनाकर भारत में पुनः लाकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था, विदेशी वस्त्रों का विरोध किया था, क्योंकि अंग्रेज यह समझते थे कि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है और भारत एक जो है बड़ा बाजार बन सकता है ब्रिटेन की वस्तुओं का। 30वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम है। देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल आंदोलन तो 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल आंदोलन। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1 2 3 4 इस तरीके से क्रम में लगे हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर बी होना चाहिए, क्योंकि 1 2 4 सब स्वयं क्रम से लगे हुए हैं, तो यहाँ पर बी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिख दिया है व्याख्या में। चंपारण सत्याग्रह तो ये 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल तो 1918 फरवरी मार्च में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ था? उसके बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920-22 में हुआ था। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया था। 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की। ये लखनऊ में कब भेंट किए थे? जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उस समय अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने जो गांधी जी से मुलाकात की थी और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। 19वीं सदी के आरंभ में
गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य। 3/20 भाग को 3 कठिया प्रथा भी कहते हैं। तो इसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अफवाहों करों की दर से मनमाने ढंग से बढ़ा दिया था। किसानों की इसी पुराने के विरोध में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पहला है, उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या सही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अंडर दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सही है। सभी कथन सही है क्योंकि यहाँ पर जो है डी को माना गया है, इसलिए यहाँ पर सभी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टरी का प्रशिक्षण लिया था, यानी कि लॉ की पढ़ाई पढ़े थे लंदन से। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। अगला, महात्मा गांधी ने कहा था उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। या इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने गांधी जी को बदल डाला। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है, यहाँ पर सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यानी कि अगर सभी का कल्याण होगा तो व्यक्ति का कल्याण स्वतः हो जाएगा। तो यही बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही माना गया है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर। व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि इस पुस्तक में उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधी जी विचारधारा किनसे प्रभावित रहे, तो गांधीवादी विचारधारा जॉन रस्किन से तो प्रभावित थे ही। अनटू दिस लास्ट उनकी पुस्तक। थोरों से भी प्रभावित थे। टालस्टॉय से प्रभावित होकर ही उन्होंने टालस्टॉय फार्म की स्थापना भी की। इस तरीके से उत्तर सभी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधी जी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टालस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टालस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए या उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो चलिए देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन के समय वो गांधी जी अफ्रीकी प्रवास पर थे। 1905 में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, तब उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। खिलाफत आंदोलन, दूसरा जो ऑप्शन दिया है, खिलाफत आंदोलन 1920 में ही गांधी जी के द्वारा ही चला गया था। व्यक्ति सत्याग्रह 1940 में उन्हीं के द्वारा चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के ही द्वारा चलाया गया। अगला देखते हैं 36वां, निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो महात्मा गांधी ने नहीं किया था। देखिए यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन उसका उन्होंने किया ही था। सविनय अवज्ञा का किया ही था 1930 में। बारदोली सत्याग्रह जो सरदार पटेल द्वारा शुरू किया। इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं 37वां सवाल।
निम्न में से कौन गांधी जी के संदर्भ में सही है? तो जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। उन्होंने संघर्ष किया ही था। हरिजन सेवक समाज की उन्होंने स्थापना किया। हरिजनों के उत्थान के लिए काफ़ी उन्होंने कार्य किया। असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन जो शुरू किए थे 1920 में उन्होंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किए थे 1930 में। तो ये पूरी में से सभी हो जाएगा। इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गांधी जी ने जात विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। अतः विरुद्ध सभी विकल्प सही है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सबसे पहले राष्ट्रपिता इन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में। खिलाफत आंदोलन के समय। तो ये ऑप्शन इसमें देखिए ये माना गया है। इसका मतलब चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उनको महात्मा कहा गया था। महात्मा उन्होंने कहा था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा था। अगला है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो वही है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देते हैं नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। नोआखली काल में व्याख्या देखते हैं। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो वायकोम सत्याग्रह में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट के सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी जी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो देखिए ये छुआछूत प्रकार से अस्पृश्यता को लेकर यह था कि मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था और गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग भी लिया था। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता एवं जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर वर्तमान केरल कांग में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसमें वायकोम सत्याग्रह नाम दिया गया था। यद्यपि गांधी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। चूंकि दूसरे कथन प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष की बात नहीं की गई, ऐसा इस कथन को भी सही माना जा सकता है। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन। देखिए ये जो सवाल छत्तीसगढ़ स्पेशल में पूछा गया है उसी तरीके से सवाल है। तो 1920 में 20 दिसंबर 1920 में पहली बार गए थे छत्तीसगढ़। गांधी की निम्नलिखित अनुयायी में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो पेशे से एक शिक्षक जेबी कृपलानी थे। प्रश्नगत विकल्प में गांधी जी के अनुयायियों में से जेबी कृपलानी पेशे से केवल शिक्षक थे, शेष अन्य ने मुख्यतः पेशे के रूप में वकालत कार्य को चुना था। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया था, लेकिन मुख्यतः वकील थे। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1923 में जेल भी गए? तो जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकटतम सहयोगी में से एक थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। ठीक है। वे वर्ष 1930 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए
तथा पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें प्रश्न में आया है AICC, तो AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ये होना चाहिए यहाँ पर। इसके कोषाध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। यह एक बैंकर भी थे, एक पूंजीपति व्यक्ति थे। राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका थी, इन्होंने काफ़ी दान दिया था आंदोलन में। वह भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी। उपयुक्त विवरण किसके लिए है, तो देखिए वहीं पर देखिए आ भी गया है, जमनालाल बजाज व्यापारी थे, बैंकर थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो ये कौन थे, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। दीनबंधु एंड्रयूज इनको कहा जाता है। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था, वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज सन 1925 और 27 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, तो वहाँ पर जब येरवदा जेल पुणे में वो जब बंद थे तो उन्होंने इसको मंदिर का नाम दिया था। येरवदा कारागार महाराष्ट्र पुणे जिले में स्थित है। गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था, जहां से गांधी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। येरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभव एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए येरवदा जेल को मंदिर कहा था। यह वही जेल जिसमें संजय दत्त को भी जो कैद किया गया था। भारत की स्वाधीनता के समय भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये बात इम्पोर्टेंट है। उन्होंने यह भी कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। देखिए व्याख्या है, भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, तथापि राजनीतिक प्रदेशों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 30 जनवरी 1948 को नाथीराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। इनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जी ने हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था, तो ये कहने वाला था लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। कहा, जो काम 50,000 हथियारबंदी सिपाही नहीं कर सकते थे वह गांधी जी अकेले कर दिखाए। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे, तो उनके जो राजनीतिक जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको यह नसीहत दी थी। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद, यानी कि सभी बातों को सुने, कुछ बोले ना, सब सुनते जाएं 1 वर्ष तक, उसके बाद जो कुछ करना हो करें। देखिए अगला सवाल है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने के लिए सलाह गांधी जी को किसने दिया था, तो वही बात यहाँ पर अलग तरीके से पूछा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे गांधी जी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, तो महात्मा गांधी ने कहा था।
महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो पहला सत्याग्रह जो आरंभ किया था वहाँ पर देखिए मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। चलिए व्याख्या में देखते हैं ये कब की घटना है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था तथा उसके बाद उनका दूसरा प्रयोग फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष किया था। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, के बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो गए। अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। निम्न से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था, भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो पहला जन भाषण उन्होंने वाराणसी में दिया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। गांधी जी ने मधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो यहाँ पर देखिए स्टार लगाया हुआ है, इसका मतलब इसमें से कोई भी सही नहीं है, यह एक से अधिक सही हो सकता है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण किसानों के 1 बीघा जमीन के 3/20वें भाग यानी कि 3 कट्ठा, इसको 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता है, पर नील की खेती करने तो अंग्रेजों द्वारा बात की जा रही थी। 3 कठिया पद्धति कहते थे। नील खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का अंग्रेजों से अत्याचार से किसानों को मुक्त दिलाने की प्रार्थना की थी। कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए। किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अगला सवाल है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये मजदूरों के लिए आंदोलन चलाया गया था, इसमें मजदूर ही शामिल होंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल्स मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चले विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों तथा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली। अगला है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये अहमदाबाद संघर्ष 1918। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। किसके लिए आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर सूती मिल कामगारों के लिए, श्रमिकों के लिए था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अगला सवाल है गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही है? तो दक्षिण अफ्रीका, यानी कि उनका जो ट्रस्टीशिप न्यासधारिता का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन सबसे पहले कब हुआ था? तो ये आप जान लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर हुआ था दक्षिण अफ्रीका 1903 में, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1900। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए ए माना गया है, यानी कि ये जो है दक्षिण अफ्रीका 1903 में था। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहाँ से वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था। विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे। गांधी जी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में? वे अहिंसा पर आधारित
अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। तो ये अहिंसा की बात ही करते थे। उन्होंने कहीं भी हिंसा की बात नहीं की थी। उनका अर्थ ये था कि जो अर्थव्यवस्था हो वो अहिंसा पर आधारित हो। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है। जो केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। ये भारत मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये भी बात सही है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के समर्थक थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। यूएसए से उनका कोई लेना देना नहीं था। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था जहाँ वहाँ की जलवायु, भूमि, वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए, और इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध, उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया, जबकि एबीसी समर्थन गांधी जी करते थे। अगला सवाल है, एम.के. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के अनुसार अस्पृश्यताओं का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो किसके द्वारा उनका जो सुधार किया जा सकता है, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। जब कुटीर उद्योग स्थापित किया जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग का दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए एक ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे, ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, ये सब जो इन उद्योगों का उन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। अगला देखते हैं, गांधी इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार से क्या तात्पर्य है। तो अधिक उत्पादन से गलत है, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से भी गलत है, उपभोग के लिए उत्पादन गलत है, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। गांधी इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन लोगों के लिए। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं आर्य माशेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुई थी, 1917 में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। सॉरी, ये जो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। तो डी वाला ऑप्शन सबसे पहले हो जाएगा। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो यही राजकुमार शुक्ल ही थे, जो गए थे जब लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उस अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे। उन्होंने यहाँ की व्यथा बताई थी। इसके बाद गांधी जी चंपारण में आते हैं, सत्याग्रह करते हैं वहाँ किसानों के लिए। चंपारण में इंडिगो का मतलब नील होता है, किसानों की दशा की और गांधी जी ने ध्यान आकर्षित किया, यानी कि उनकी दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो वही पंडित राजकुमार शुक्ल थे। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना आवश्यक हो गया था, किसानों के द्वारा ऐसा किया गया था। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। तो चंपारण हो जाएगा आपका 1917 में, नील किसानों के लिए। अगला है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था किसके लिए था। तो नील कर्मियों की जो है समस्याओं के समाधान हेतु, क्योंकि नील किसानों के लिए था। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो 3 कठिया प्रथा से, यानी कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना आवश्यक कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। 75वां सवाल है, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 76वां सवाल। 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था। तो यह चंपारण नील। अगला देखिए
77वां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको आमंत्रित नहीं किया था। उनको आमंत्रित करने वाले कौन थे? ये पंडित राजकुमार शुक्ल। इसलिए यहाँ पर जो पहला कथन गलत हो जाता है, दूसरा सही है, इसलिए यहाँ पर केवल 2 सही हो जाएगा, क्योंकि आचार्य जेबी कृपलानी ने जो है उनका साथ दिया था जांच करने में। व्याख्या में देखिए लिखा हुआ, महात्मा गांधी चंपारण आने कृषकों की समस्या की जांच करने के पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। चंपारण समस्या की जांच में गांधी के सहयोगी में आचार्य जेबी कृपलानी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, किशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने गांधी जी का साथ दिया था? तो गांधी जी का साथ देने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये थे। अभी इसके पहले हम लोगों ने व्याख्या में पढ़ा। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध था? तो ये पंडित राजकुमार शुक्ल का संबंध, इन्होंने ही न्योता दिया था आने के लिए। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन मुख्यतः जो किसके विरोध में था? तो ये जो है देखिए, भू राजस्व है, नकदी फसल यानी कि जिसमें इंडिगो की फसल, नील की खेती के लिए, और नील की खेती, नील प्रकार की नकदी फसल ये थे, क्योंकि यह खाद्य फसल नहीं थी। चंपारण आंदोलन 1917 मुख्य रूप से नकदी फसल की विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3 मीटर 20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था की विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भारत में नियोजित विकास का विरोध गांधी जी ने किया था। हालांकि बाद में पंडित नेहरू ने इसका समर्थन भी किया था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से ऋषि राजेंद्र प्रसाद थे ही उनसे संबंधित, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जेबी कृपलानी ने उनकी जांच में उनका साथ दिया था, जयप्रकाश नारायण नहीं थे वहाँ पर। इस तरीके से ऑप्शन यही डी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला देखते हैं, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा इसमें जांच समिति के सदस्य नहीं थे। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे। इसके सदस्य DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदानी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, हाजी रैनी, जबकि MEL टैन्नर सचिव थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह किया था। तो सफल सत्याग्रह 1917 में चंपारण किया गया था। महात्मा गांधी सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी ने सबसे पहले वही चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। फिर से वही सवाल आ गया, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो वही चंपारण सत्याग्रह होना चाहिए। बिहार के कौन से स्थान में गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? फिर से देखिए वही सवाल रिपीट किया है, तो राजकुमार शुक्ल ने किया। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में यह किसानों से जुड़ा आंदोलन था, तो ये सही है। इसे 3 कठिया प्रथा के लिए संचालित किया गया था, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें गांधी का सहयोग किया था, ये भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा आंदोलन था जो एक क्षेत्रीय आंदोलन था। इसका प्रभाव केवल बिहार के चंपारण और उसके आसपास क्षेत्रों में ही था। पूरे भारत में
इसका प्रभाव नहीं था। तो ये जन आंदोलन नहीं कहा जा सकता। भारत में गांधी जी का पहला सर्वव्यापी और देशव्यापी जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। वही यहाँ पर लिखा गया था, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर रॉलेट सत्याग्रह 1919 ये जो है प्रारंभ किया था राष्ट्रीय स्तर पर पहला आंदोलन गांधी जी का। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी ही थे। महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो एन.जी. रंगा। देखिए नाम आ रहा है, इन्होंने क्या किया? विरोध किया था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। तो ये सही है। प्रशासन का प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए ये नहीं है, क्योंकि यहाँ अस्थायी बंदोबस्त ऐसी कुछ बात ही नहीं थी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर केवल कथन एक सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी, भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों की लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणामस्वरूप हुआ था। इस प्रकार कथन एक सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया किसान आंदोलन और किसान सभा। तो चलिए देखते हैं इसमें संबंधित क्या क्या सवाल दिए गए हैं। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था तो ये बिजौलिया आंदोलन। चलिए देखते हैं बिजौलिया आंदोलन क्या है। प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ गए। विजय सिंह पथिक इसके प्रमुख जो नेतृत्व करता थे। निम्न से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? तो यूपी किसान सभा की स्थापना संबद्ध नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। अवध में होम रूल लीग के आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, नाम देखिए याद रखिएगा, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। कब होती है? 1918 में। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन, जिसने निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम, निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो इसमें से जो है पहला ऑप्शन सही है। नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में ये प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र। इंपॉर्टेंट है बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। बाबा रामचंद्र, ठीक है, देखिए सवाल आ भी गया। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो ये अवध क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश का। अगला देखिए 5वां सवाल। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनके प्रभाव क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए।
ठीक है, उनका प्रभाव क्षेत्र क्या था, इसको सम्मिलित करना है। तो चलिए देखते हैं। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा चलाया जा रहा था। यहाँ कहाँ पर, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर। सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, देखिए ए का 4 हो गया, ए का 4, ए का 4 हो गया, तो ए का 4 किस में है, देखिए सी में है ए का 4, तो सी वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही, क्योंकि एक से मिलने से शुरू हो गया था, गलत, अच्छा सॉरी, बी का 4 है, तो बी का 4 देखिए किस में है, एक इसमें है और एक डी में, बी और डी दोनों में है। सहजानंद सरस्वती, तो सहजानंद सरस्वती ये शायद बिहार होना चाहिए, ठीक है, ए का 3, तो ए का 3 देखिए ये बी होना चाहिए, सी का 1, सी का 1, तो ये देखिए वही सही है आपका, इसमें क्या सही हो रहा है, बी, बी ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पर। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना है, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NWEP में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुल हमीद खां दक्षिण असम से संबंधित थे। अगला देखते हैं, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार से संबंधित थे। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा गठन इन्होंने किया तथा अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। एक अवध की एका आंदोलन का उद्देश्य था, तो अवध की एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, लगान का नकद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1920, 21-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमीन द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। किसानों जमींदारों की गुर्गे मतलब जो उनके चमचे इत्यादि थे, जमींदारों की गुर्गी ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में से विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन दूसरी राह पकड़ लिया। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान या का नकद रूप में रूपांतरण किया जाए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो वही है स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांव में करने में कार्य उन्होंने कार्यानंद शर्मा, रामशंकर त्यानंद, पंचानंद शर्मा, मिथुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबद्ध थे, तो स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे, तो बिहार में किसान आंदोलन, तो बिहार में किसान आंदोलन सी वाला ऑप्शन आ रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये जो 1936 में हुआ था लखनऊ में अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अप्रैल 1916 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना, जिसका नाम बदला अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसके अध्यक्ष आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा किसी क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा इसके महासचिव थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के अखिल भारतीय कांग्रेस का दूसरा सत्र, इसकी अध्यक्षता NG रंगा ने किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया,
तो ये एन जी रंगा को चुना गया। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले व्याख्या में पढ़ा, एन जी रंगा को चुना गया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो 1936 में किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, सचिव एन जी रंगा। अगला सवाल देखते हैं, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? तो ये कौन सा? लखनऊ, 1936। कई बार देखिए सवाल रिपीट हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे तो कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध है बिहार के जनजातीय आंदोलन, बिहार के जातीय आंदोलन, बिहार के किसान आंदोलन। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। कब किया था? तो देखिए यहाँ पर उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। तो ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है कि उनकी मृत्यु से ठीक पहले। अखिल भारतीय किसान सभा गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में किया गया। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो सबसे पहले भाग लिए थे जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इसी अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की सभा का अध्यक्ष और एन जी रंगा को महासचिव चुना गया। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी अन्य जो तीनों का संबंध बिहार से है ही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। देखिए 20वां सवाल है, इस मिलान कराने के लिए है। एक तरफ दिया है सत्याग्रह और दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति दिया है। बारदौली सत्याग्रह तो सरदार पटेल है। भारतीय किसान सभा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती है। बंगाल प्रजा पार्टी एन जी रंगा है। बाकाश संघर्ष फजलुल हक है इसके। चलिए देखते हैं किसवा। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था तो ये सरदार पटेल ने किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये इन्होंने निभाया था बारदौली सत्याग्रह। यहीं पर महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो देने वाले थे महात्मा गांधी। हालांकि महिलाओं की ओर से इन्होंने दिया था। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदौली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी? तो यहीं पर बारदौली आंदोलन में इनको दिया गया था। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, भूमि का वास्तविक हितियर होने के नाते भूस्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और किस दास्ता कानून कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा सही। ये ऑप्शन क्या है एक बार देख लेते हैं। जमींदारों को हिस्सेदारी की फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। सितंबर 1946 बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन में बर्गादारों बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा वर्गाकारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में हुआ था। आचार्य विनोबा भावे द्वारा इस प्रयोग किया गया था। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने
इसमें संस्थागत परिवर्तन करने लाने की कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों, रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों का प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति से छोड़कर वर्ष 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया तथा फिर वह था ग्रामदान का। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई और वहाँ पर सफल रहा। पहले भूदान आंदोलन और फिर बाद में वही नया रूप ले लेता है ग्रामदान का। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? तो आचार्य विनोबा भावे तो ये आंध्र प्रदेश का तेलंगाना पोचमपल्ली गांव। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ पर देखिए पोचमपल्ली दिया है, ये IAS 2007 का सवाल है। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में, वर्तमान तेलंगाना क्षेत्र है, पोचमपल्ली गांव। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे। 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात उन्होंने भूदान आंदोलन चला, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। प्रथम सत्याग्रही ये जो 1940 में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, उसमें प्रथम सत्याग्रही तो यही थे आचार्य विनोबा भावे। दूसरी सत्याग्रही थे आचार्य ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए चैप्टर है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। अब नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।